चलिए आज चलते हैं अपन नियोजन में आगे। नियोजन के चरण, नियोजन के चरण के अंतर्गत कहा जाता है सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण। नियोजन के चरण का मतलब है कि किस प्रकार से हमको नियोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण, जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक उसके बारे में हम कोई योजना बना ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य योजना बनाने से पहले हमारे पास एक लक्ष्य का होना आवश्यक है। जब लक्ष्य यानी जो भी हमको कार्य करना है, तुमको पढ़ाई करना है तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, तब तुम जो है यहाँ पे नियोजन करना शुरू करोगे और उसके हिसाब से काम करोगे, तब जाके तुमको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार से कंपनी का प्रबंधक भी पहले लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद ही आगे की कार्यों के लिए योजना शुरू करता है। तो नियोजन का जो पहला चरण होता है उसमें सबसे पहले एक लक्ष्य का, एक हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उस उद्देश्य का होना आवश्यक है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। दूसरा होता है पूर्वानुमान। लक्ष्य निर्धारण कर लिया है कंपनी के प्रबंधक ने कि मुझे इस वस्तु का निर्माण करना है, चाहे लोहे की वस्तु का निर्माण करना है, चाहे फाइबर की वस्तु का निर्माण करना है, जो भी वस्तु का निर्माण करना है उसके बारे में उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस लोहे या फाइबर की वस्तु का निर्माण करना है। अब वो पूर्वानुमान लगाएगा, ये सोचेगा कि मैं जब इस वस्तु का प्रयोग करूँगा या इस वस्तु की सामग्री खरीदूंगा तो कितनी लागत आएगी, और जब लागत आएगी तो उस पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। बैंक से लोन लूँगा या फिर अंशों का विक्रय कर दूँगा, तो कहाँ से पैसे की प्राप्ति होगी, उसके स्रोत की व्यवस्था करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। तो पैसे के बारे में, बजट के बारे में या लागत के बारे में जो योजना बनाई जाती है उसी को बोलते हैं पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? उसी को पूर्वानुमान। ये पूर्वानुमान करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो पहला कार्य क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण करना, और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद दूसरा काम क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का मतलब समझ में आ गया, पहले से ही देख लेना कि कितनी लागत आएगी एक संभवतः, और उसके हिसाब से पैसे की या वो पैसा हमको कहाँ से प्राप्त होगा उसकी सारी व्यवस्था करने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ये होता है नियोजन की सीमाएं निश्चित करना। नियोजन में कहाँ समस्या आ सकती है, तो नियोजन की सीमाएं कहा गया 3 प्रकार की सीमाएं होती है। नियोजन की 3 प्रकार की सीमाएं होती है। पहला होता है नियंत्रण योग्य सीमा, दूसरा होता है अंशतः नियंत्रण योग्य सीमा, और तीसरा होता है नियंत्रण रहित सीमा। पहला होता है आपका नियंत्रण योग्य सीमा, यानी वह नियंत्रण जिसमें प्रबंधक पूर्ण रूप से अपने कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण कर सकता है, उसको बोलते हैं नियंत्रण योग्य सीमा। जैसे कंपनी में आने के बाद, कंपनी में कर्मचारियों के आने के बाद पूरा अनुशासन बना सकता है, अनुशासन बनाकर उन कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण कर सकता है। तो ये होता है नियंत्रण योग्य सीमा, जो चाहकर भी कोई व्यक्ति अनुशासन को तोड़ने की कोशिश वहाँ पर नहीं कर सकता है। दूसरा होता है इसी में आपका अंशतः नियंत्रण योग्य सीमा। अंशतः नियंत्रण योग्य सीमा मतलब ऐसे नियंत्रण या ऐसा नियम जिस पर कंपनी का प्रबंधक कुछ मात्रा पे ही नियंत्रण कर सकता है, संपूर्ण रूप से उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर अंशतः नियंत्रण योग्य सीमा। जैसे वस्तु का मूल्य का निर्धारण और विक्रय, वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना और वस्तु का मार्केट में विक्रय होना, इसके ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं होता है कंपनी के प्रबंधक का। प्रबंधक ने योजना बनाया था कि मेरा जो है 10,000 का माल मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन परिस्थिति क्या हो गई, लोगों की पसंद बदल गई, और जब मार्केट में बेचने के लिए वस्तु भेजा गया तो 5,000 का ही माल बिका, 5,000 का माल स्टॉक में पड़ा था। तो इस पर वो चाह कर भी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम मेरे माल को खरीदो। तो इसलिए बोलते हैं एक ऐसा है, अंशतः कुछ उत्पादन तक तो ठीक है, लेकिन माल के विक्रय के संबंध में यहाँ पर चाहकर भी उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से कहा गया है नियंत्रण रहित सीमाएं, ऐसी योजना या ऐसा नियम जिस पर चाहकर भी कंपनी का प्रबंधक किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं अपन नियंत्रण रहित सीमाएं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि, चाहकर भी वो उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। भूकंप आ जाना, चाहकर भी इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। कोई प्राकृतिक प्रकोप उत्पन्न हो गया, चाहकर भी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ये नियंत्रण की सीमाएं हैं।
तो नियंत्रण की सीमाओं को 3 भागों में बांटा गया है। नियंत्रण योग्य सीमा, नियंत्रण अंशतः नियंत्रण योग्य सीमा और नियंत्रण रहित सीमा। आगे बढ़ सकते हैं। तो नियंत्रण योग्य जिस पर प्रबंधक का पूरा नियंत्रण होता है। अंशतः नियंत्रण यानी जहाँ प्रबंधक का कुछ ही नियंत्रण होता है लेकिन कुछ बातों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। और तीसरा नियंत्रण रहित यानी जिसके ऊपर चाहकर भी प्रबंधक किसी प्रकार से कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं कर सकता है। आगे बात समझ में। फिर चलते हैं अपन इसी में वैकल्पिक कार्य विधियों की समुचित व्यवस्था करना। कंपनी का प्रबंधक जब योजना बनाता है तो योजना बनाते समय केवल एक नियम को लेकर नहीं चलता है। इसके बारे में पहले भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। वो यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग का चयन करता है, मतलब उत्पादन करने के लिए उसके पास कई साधन होते हैं, कई मार्ग होते हैं। जैसे बताया था कि वो उसने उत्पादन करने के लिए नियम बना लिया कि मैं कर्मचारियों को दबाव बनाकर उत्पादन करवाऊंगा, और दूसरा उसने इस दिमाग में आया कि मैं कर्मचारियों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंगा। अब ये 2 नियम में से समीक्षा करेगा, वो अपने दिमाग में समीक्षा का मतलब चिंतन करेगा, तुलना करेगा कि अगर मैं इन दोनों विधियों से काम करवाता हूँ तो कहाँ मुझे लाभ होगा और कहाँ मुझे हानि का सामना करना पड़ेगा, कौन सी परिस्थिति मेरे लिए अच्छी होगी। और वहाँ पे अत्यंत समीक्षा करने के बाद फिर वैकल्पिक मार्ग का चयन करता है। तो उत्पादन कराने के हमेशा हर व्यक्ति के पास 2 साधन होते हैं, तो 2 वैकल्पिक मार्ग है हमारे पास। तो उस वैकल्पिक मार्ग की समीक्षा करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। समीक्षा करने के बाद वैकल्पिक मार्ग का चयन करना, ये चयन ही उत्पादन का साधन होता है। तब उसने वहाँ पे चयन किया कि नहीं, मैं कर्मचारियों को वैकल्पिक मार्ग में से चयन किया कि मैं कर्मचारियों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दूँगा, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। तो दबाव जब नहीं रहेगा तो पूरी ईमानदारी से काम करेगा और मुझे समय पर वस्तु बनकर मिल जाएगी। और इस प्रकार से उसने वैकल्पिक मार्ग की समीक्षा करने के बाद उस वैकल्पिक मार्ग का चयन कर लिया और वहाँ पे पहल के सिद्धांत को लागू कर दिया, कर्मचारियों को काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। और इस प्रकार से उसको समय पर उत्पादन की प्राप्ति भी मिली और लागत भी कैसे हो जाती है? कम से कम। आई बस में। इसके बाद होता है टीम भावना और सहयोग। क्या होता है इसके बाद? टीम भावना और सहयोग। यानी योजना बनाते समय हमेशा कंपनी के प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी संस्था में एक टीम भावना हो, सब मिलजुल के काम करें। सबको जो है यहाँ पे जो भी कार्य सौंपा जाएगा सब मिलजुल के काम करेंगे, एक व्यक्ति अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता। तो योजना में टीम भावना वाली बात होनी चाहिए, और जहाँ पे टीम भावना होगी वहाँ पे बिल्कुल ही हमको सफलता की प्राप्ति होगी। सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस प्रकार से टीम भावना से काम करेंगे। कोई व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा, सभी जो है यहाँ पे संस्था के हित को ध्यान में रखकर काम करेंगे और साथ ही साथ समाज के हित को ध्यान में रखकर काम करेंगे। और इस प्रकार से संस्था को भी लाभ होगा और समाज में रहने वाले लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर टीम भावना के माध्यम से कार्य करवाता है और इसके लिए योजना बनाता है। कौन योजना बनाता है? कंपनी का प्रबंधक। आई बस में। तो टीम भावना मतलब समझ में आ गया, मिलजुल के काम करना। ये नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, अगला व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। तो जब स्वार्थ की भावना आ जाती है तो फिर संस्था का विकास नहीं होता है। प्रबंधक अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है तो स्वार्थ वाली भावना जो है कहीं भी लाभदायक नहीं होती है। वो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है कि ये व्यक्ति स्वार्थ के मद्दे से काम कर रहा है और स्वार्थी व्यक्ति का फिर कभी भी विकास नहीं होता है। हमेशा सबके हित को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इस बात का ध्यान कौन रखेगा? कंपनी का प्रबंधक। ठीक है। फिर होता है इसी में अगला अनुगमन। अनुगमन का मतलब होता है काम सौंपने के बाद समय समय पर कर्मचारियों के पास जाकर देखना कि मेरे बताए गए योजना के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, सभी कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो देखने का काम करता है कंपनी का प्रबंधक, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? अनुगमन। तो अनुगमन के लिए वहाँ पे निर्धारण करेगा कि मैं स्वयं अनुगमन करूँगा या मेरे द्वारा नियुक्त अधिकारी अनुगमन करेंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे। इसके बारे में एक सारी योजना बनाने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। कि इतनी बड़ी संस्था में किस प्रकार से अनुगमन किया जाएगा, किस प्रकार से सभी व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण किया जाएगा, ये सब देखने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसी को बोलते हैं अपन अनुगमन। अगर ये अनुगमन नहीं होगा तो क्या होगा?
अगर ये अनुगमन नहीं होगा तो क्या होगा, तो कर्मचारी लापरवाह हो जाएगा। अगर कोई बीच बीच में जाकर नहीं देखेगा तो कर्मचारी समझ जाएगा कि प्रबंधक केवल आदेश देता है, देखने के लिए यहाँ पर नहीं आता। इसीलिए अनुगमन जरूरी है। अनुगमन होने के कारण कर्मचारी समय पर अपना पूरा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा और समय पर काम नहीं हुआ तो मेरे वेतन में कटौती हो सकता है, मुझे डांट पड़ सकता है। ये सोचकर पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है। इसीलिए कंपनी का प्रबंधक योजना बनाते समय ये भी तय करता है कि मुझे किस प्रकार से अपने कर्मचारियों के ऊपर अनुगमन करना है। आई बात समझ में?